अपनी शादी में सजी धजी दुल्हन जब खाने के स्टॉल पर खड़ी हो तो सबकी नजर तो उस पर जाएगी ही ना। ऐसा ही कुछ हुआ नंदिनी की शादी में। खाने के स्टॉल पर दुल्हन को देखकर सभी हैरान थे। अरे भैया मुझे भी दो ना पानी पूरी, बार बार आप मुझे देना भूल जा रहे हो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आपकी ही शादी है तो आपको कैसे भूल सकता हूँ। ये लीजिए। उधर स्टेज पर दूल्हा फोटो शूट के लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी नंदिनी की माँ वहां आती है। बेशरम, शर्म बेचकर खा गई है क्या? अब अपनी शादी में ना खाऊं क्या मम्मी? और आपने और पापा ने इतना खर्चा किया इस कैटरिंग पर, तो मैं उसे वेस्ट क्यों जाने दूं? अब आप दोनों का तो व्रत है, तो फिर मैं भी क्यों ना खाऊं? लेकिन ये बात उसकी होने वाली सास के कानों में भी किसी ने डाल दी और वो नंदिनी के पास जाकर कहती है, बहू ये सब क्या है भला? अपनी ही शादी में कोई ऐसे स्टॉल पर जाकर खाता है क्या? वो माँ जी भूख। अरे वो बात यह है बहन जी कि किसी ने ऐसे ही कह दिया कि खाना कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ये वही चखने गई थी कि क्या कमी रह गई। किसी तरह नंदिनी की माँ ने बात को संभाल लिया। फिर सब रस्मों के साथ नंदिनी और सुजल की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, तो आप बता दीजिए मैं क्या बनाऊं अपनी पहली रसोई में? बहू तू ऐसा कर, मटर पनीर और फ्राई गोभी बना ले, साथ में मीठे में हलवा बना ले। ठीक है माँ जी। नंदिनी रसोई में चली जाती है और खाने की तैयारी करती है। उसे लगभग रसोई में 2 घंटे हो जाते हैं। बाहर टेबल पर सभी लोग बैठकर खाने का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते उन्हें काफी देर हो जाती है। अरे बहू बन गया खाना? जी माँ जी, बस टेस्ट कर रही हूँ माँ जी, कुछ देर और। ऐसा बोलते बोलते उसे काफी देर हो जाती है। जब कौशल्या से सब्र नहीं होता तो वो रसोई में जाती है तो देखती है कि सारे पतीले खाली होते हैं और नंदिनी पेट पकड़कर बैठी हुई होती है। बहू क्या हुआ, तुझे खाना बनाना आता भी है या नहीं? नहीं नहीं आता है ना। अरे खाना तो बना हुआ था, देखो ना कढ़ाई पतीले सब में सब्जियां लगी हुई हैं, लेकिन खाना गया कहाँ? नंदिनी कुछ नहीं कहती। भाभी अब तो कुछ भी दे दो, मैगी बना दो यार, पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। अब बस 10 मिनट तो मैं सबके लिए जल्दी से मैगी बना कर ले आती हूँ। फिर क्या था, नंदिनी सबके लिए मैगी बना कर ले आती है। फिर ऐसे ही दिन के 12 बज जाते हैं, इसलिए वो खाने के बाद दिन में कोई खाना नहीं खाता। फिर बात आती है शाम के खाने की। भाभी अब मेरी पसंद की चाउमीन बना दो। मैं तब तक सब्जियां काट देता हूँ। और मैं चाउमीन उबाल देती हूँ बहू, फिर तू सबके लिए चाउमीन बना दे। वो सब बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर नंदिनी सबके लिए चाउमीन बनाने लगती है, लेकिन एक बार फिर वही होता है। ये सब्जी चख लेती हूँ कहीं कच्ची तो नहीं है, और ये वाली समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और चख लेती हूँ। इस तरह एक एक कर वो काफी चाउमीन खा जाती है। कुछ देर बाद कौशल्या रसोई में पानी लेने आती है तो है बस इतनी सी चाउमीन, लेकिन मैंने तो 2 पैकेट उबाले थे। वो मैं टेस्ट करी थी माँ जी तो पता ही नहीं चला। अरे तो टेस्ट तो 1 चम्मच का होता है ना कि पूरे पतीले का। अब जो कुछ बचा है उसे तो छोड़ दे। अब वो जो भी कुछ बचा था सब वही खा लेते हैं। तो ऐसी थी बहू की रसोई, जो एक बार कुछ भी बनाती तो उसे चखने के नाम पर धीरे धीरे खाई जाती, जिस कारण उन्हें सुबह का खाना दिन में मिलता और दिन का शाम को, और रात का डिनर तो किसी को नसीब ही नहीं होता। इस बात का सलूशन निकालने के लिए कौशल्या अपना दिमाग लगाती है। बहू 8 बजे रसोई में जाती है तो 11 बजे आती है, यानी कि 3 घंटे लगते हैं उसे खाना बनाने में। तो उस हिसाब से मुझे उसे रसोई में सुबह 6 बजे भेजना होगा, तब जाकर वो 9 बजे तक खाना दे पाएगी। अब कौशल्या ऐसा ही करती है। अगली सुबह, अरे ओ बहू चल उठ जा, अब नाश्ता नहीं बनाना है। माँ जी इतनी रात को क्या हुआ, गैस बन गई है क्या? हाँ खाना देती है तो क्या हमें जो गैस बन जाएगी। चल अब अभी से जाकर रसोई में बैठ जा, और जब तेरा पेट खाना टेस्ट करते करते भर जाए ना, तब हम सबको भी 2 टुकड़े परोस देना। इसके लिए 3 घंटे तो पूरे होंगे ना। चल अब उठ जा। अब अपनी सास के कहने पर नंदिनी नहाकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन बनाते बनाते वो सारी सब्जियां खा जाती है। अरे ये क्या, अब तो सब्जी बची ही नहीं। उनको बोलती हूँ ले आएंगे। सुनिए घर में तो कोई भी सब्जी नहीं है, आप बाजार से जाकर ले आओ। अरे बहू अगर ये बाहर जा ही रहा है तो फिर सब्जी की जगह ब्रेड पकौड़े ना ले आएगा? हाँ ये ठीक रहेगा, कम से कम हमें समय पर खाने को तो मिलेगा। सुजल कुछ देर बाद ब्रेड पकौड़े ले आता है और रसोई में नंदिनी को सर्व करने को देता है। बाहर के ब्रेड पकौड़े ना जाने कैसे होंगे, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। बस फिर क्या था, एक बार फिर वो टेस्ट करते करते सब खा जाती है, और ये बात जब सबको पता चलती है तो वो अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं।
घर का खाना तो हमें नसीब हो नहीं रहा, ऊपर से जो बाहर से खाना मंगवाया था उसे भी डकार गई। देखो जब से आई हम सबको कैसे सुखा दिया है, ना जाने कैसे घर से आई है, कभी वहां खाना नहीं मिला क्या। अब आज के बाद ना तू बिल्कुल रसोई में नहीं जाएगी। अब तू रसोई के बाहर का काम कर और मैं रसोई संभालूंगी। अब से सास रसोई में खाना बनाने लगी, लेकिन बहू की खाना चखने की आदत अभी भी नहीं गई। वो अब भी अपनी सास के रसोई से निकलते ही फिर से सब चखने के नाम पर चट कर जाती है। आज तो मजा आ जाएगा, आज माँ ने शाही पनीर बनाया है। अब तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। हाँ कौशल्या, लगा दे खाना। तभी वो सब नंदिनी को रसोई से बाहर उंगलियां चाटते हुए आते देखते हैं। सब उसे घूर घूर कर देखते हैं। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब खा गई? हाँ मतलब बस टेस्ट किया है। तेरा टेस्ट तो पता चल गया है हमें बहू, और अगर इससे भी तेरा मन ना भरा हो ना तो जा रसोई भी खा जा बहू। तू रहने दे हम सबको भूखा, तेरा खुद का पेट भरना चाहिए बस, खुद से क्या फर्क पड़ता है तुझे। तेरा पेट तो कभी भरने वाला नहीं। सभी गुस्से में भूखे पेट अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रसोई में जाकर झट से सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर टेबल पर सजाती है और इस बार ना चखने की ठान लेती है, जिससे सारा खाना बच जाता है। अब वो सबको बुलाकर बढ़िया खाना खाने को देती है, जिससे अब सब खुश हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। दीपा ने सबके लिए हलवा बनाया और पूरी कढ़ाई उठाकर ड्राइंग रूम में ले आई। उसके सास ससुर को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उस समय उन्होंने सोचा कि शायद नई नई बहू है तो घबराहट में उसने ऐसा किया होगा। अरे दीपा भाभी, आप तो हलवे की पूरी कढ़ाई उठाकर ले आए। कोई बात नहीं मेघा, चलो तुम भी हलवा परोसने में भाभी की मदद करो। कोई नहीं जानता था कि रसोई के बर्तन इधर उधर रखना और सारा खाना रसोई से लेकर घर में भी फैला देना, ये दीपा और उसके पूरे परिवार की आदत थी। ये तो जब दीपा ससुराल में रहने लगी तब सबको उसकी इस आदत का पता चला। दीपा, तुम रसोई के सारे बर्तन खाना बनाने के बाद बाहर क्यों ले आती हो? आज तुमने दाल चावल बनाए तो पूरा कुकर और कढ़ाई बाहर आंगन में रख दी, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या बुराई है? बार बार रसोई में जाने से अच्छा है एक ही बार में सारे बर्तन बाहर रख दो। हम तो अपने घर में ऐसे ही करते हैं। अब मैं ये थोड़ी है बार बार मैं रसोई में उठकर जाऊंगी कुछ चाहिए हो तो। सबके बार बार टोकने पर भी दीपा ने अपनी आदत को नहीं सुधारा। एक दिन दीपा के सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, वहीं दीपा खाना बनाकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी कुछ मेहमान आ जाते हैं। नमस्ते बेटा, आशा बहन जी घर पर नहीं है क्या? माँ बाबूजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ऐसा है बेटा, हमारे बेटे जो है राहुल की शादी है, ये शादी का कार्ड है और मिठाई का डिब्बा। माँ पापा से कह देना कि सबने शादी में जरूर आना है। तभी आनंद भी कमरे से बाहर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। दीपा, अंकल आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता? नहीं नहीं बेटा, मुझे लगता है आप खाने के लिए बैठे हो, फिर कभी आएंगे। अच्छा शादी में सबने पहुंचना है, मम्मी पापा को बोल देना। कार्ड देने आए पति पत्नी अजीब सा मुंह बनाकर वहां से चले गए। दीपा की सास अगले दिन पड़ोस वाली के साथ बातें कर रही थी। क्या बात है आशा बहन, सुना है तुमने तो पूरे घर को रसोई बना दिया है। कल मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी तुम्हारे घर कार्ड देने आए थे ना? हाँ आए तो थे, क्या हुआ? वही बता रहे थे कि तुम्हारे घर जब कार्ड देने गए तो उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। तुम्हारी बहू ने पूरे ड्राइंग रूम को रसोई बनाकर रखा हुआ था, जिधर देखो उधर खाने के बर्तन फैले हुए थे। मुझे तो मिसेस शर्मा ही बता रही थी, बोली उन्हें तो बहुत प्यास भी लगी थी, पर वहाँ तुम्हारे घर उन्होंने पानी भी नहीं पिया क्योंकि तुम्हारे घर में उनका रुकने का मन ही नहीं था। ऐसे कौन खाना खाता है आशा बहन? मैं बहू से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीपा की सास गुस्से से भरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी बहू दीपा को खरी खोटी सुनाने के लिए जाने लगती है, तभी एक टैक्सी उनके दरवाजे पर रुकती है। टैक्सी में दीपा के मम्मी पापा और भाई बहन बैठे हुए थे। दीपा का मायका दूसरे शहर में था, इसलिए शादी के बाद उसके मायके वाले उसे मिलने और कुछ दिन उसके पास रहने आए थे। इस वजह से दीपा की सास उसे कुछ कह नहीं पाई। माँ पापा, ज्योति अमन, आप सबने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ, सोचा शादी के बाद कुछ दिन तुम्हारे पास रह लेते हैं, तुम्हारे शहर में घूम लेंगे। अभी कुछ दिन काम तो था नहीं, इसलिए घर पर खाली ही बैठे थे, तभी तुमसे मिलने आ गए। बहुत अच्छा किया। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। दीपा दीदी, मैं तो आपके हाथों के गरम गरम छोले भटूरे खाने के लिए तरस गई। मम्मी तो बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ बढ़िया तैयार कर दूंगी, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाओ।
आशा देवी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ देर बाद उसके घर का नजारा क्या होने वाला है। अरे दीपा, मुझे प्याज टमाटर यहीं दे दे, मैं काट देती हूँ। हाँ माँ, मैं लाती हूँ। दीदी, मैं सलाद का सामान लेकर आती हूँ, आप मुझे बता दो कहाँ रखा है। वही फ्रिज में सब कुछ है, निकाल कर यहीं बाहर ले आओ। तीनों मिलकर बैठकर काम भी कर लेंगे और गप्पे भी मार लेंगे। ड्राइंग रूम की हालत देखने वाली थी। एक तरफ मेज पर आलू प्याज के छिलके बिखरे हुए थे और बाकी सब सब्जियां फैलाकर बैठी हुई थी। पूरे ड्राइंग रूम का नजारा देखने वाला था। भाभी, ये सब क्या है? पूरे ड्राइंग रूम को तो आपने रसोई बना दिया, सब कुछ गंदा हो गया है। अभी तो काम वाली सफाई करके गई थी और देखो ना, जगह जगह से पंखे से आटा उड़कर इधर उधर फैल रहा है। कोई नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, बस हो ही गया। ज्योति गुस्से में अपनी मम्मी के कमरे में जाती है और सारी बात कह देती है। माँ, घर का क्या हाल हो गया? आपको भी पता है ये घर कम रसोई ज्यादा लगता है। जहाँ देखो वहां सब्जियां, बर्तन, आटा, दाल, चावल इधर उधर बिखरा ही रहता है। भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। जब से वो इस घर में आई, घर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। ऊपर से उनके मायके वाले और यहाँ आकर बस गए। मैं भी इसी बात से तंग हूँ। ये तेरे पापा बैठे हैं ना, ये कुछ नहीं बोलते, बस मुंह सिलकर बैठे रहते हैं। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो आशा। मैं क्या बहू के घर वालों को ये जाकर कह दूं कि वो यहाँ से चले जाएं? हैं? तुम भी कैसी बातें करती हो। थोड़े दिन की बात है, संभाल लो। जब वो चले जाएंगे तब हम बहू से बात करेंगे। एक दिन दीपा रसोई में खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी बनाई और गरम गरम कुकर लाकर ड्राइंग रूम में रख दिया और अंदर बर्तन लेने के लिए चली गई। तभी दीपा की सास अलमारी से कुछ सामान निकालने आई। उस समय ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, बस दीपा की सास आशा ही थी। अचानक कुकर फट गया। आशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आशा जी के हाथ पर दवाई लगा दी है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। ये सब दीपा भाभी और इनके मायके वालों के कारण हुआ है। अगर इनमें जरा सी भी समझ होती तो ये इस तरह से लापरवाही ना करती। आज अगर माँ को कुछ हो जाता ना, तो बस मैं तो इनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देती। सबका मूड खराब था क्योंकि जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। दीपा और उसके मायके वाले भी थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं वो दीपा के साथ कुछ गलत ना करे। दीपा के मम्मी पापा और दीपा बहुत शर्मिंदा थे। समधन जी, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर आप हम सबकी गलतियों की सजा हमारी दीपा को मत देना। हम वादा करते हैं हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। हम दीपा से दूर रहेंगे, पर आप दीपा को हमारे साथ मत भेजना। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा फूट फूट कर रोने लगती है। दीपा बहू, मैंने तुम्हें कब कहा कि यहाँ से जाओ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गलती तो हर किसी से होती है। और फिर देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आगे से ध्यान रखना, जो चीज जहाँ के लिए बनी होती है हमें उसका इस्तेमाल वहीं करना चाहिए। चलो अब चुप हो जाओ और आप सब भी इस तरह की बातें मत कीजिए। ये आपका ही घर है और जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। और अभी आप सभी यहाँ से नहीं जाएंगे। अगले हफ्ते दीपा का जन्मदिन है, उसके बाद ही हम आपको जाने देंगे। माँ जी, आपको कैसे पता मेरा जन्मदिन है? आनंद ने बताया था। वो चाहता था कि तुम्हारे पहले जन्मदिन पर सरप्राइज रखे। आई एम सॉरी भाभी, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब दीपा ने रसोई का खाना घर में फैलाने की आदत छोड़ दी। अब वो जो कुछ भी बनाती रसोई से ही थाली में परोस कर लाती, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया।